हेलो दोस्तों, एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग बीपीएससी टीआरई में पूछे गए ईवीएस के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, इसमें बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के सभी प्रश्न शामिल हैं। दोस्तों, इसमें बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में जो पीआरटी में समान अध्ययन में जो प्रश्न पूछे गए थे ईवीएस से, वो सभी प्रश्न शामिल हैं। 6 to 8 के समान अध्ययन में जो ईवीएस से प्रश्न पूछे गए थे वो सभी प्रश्न शामिल हैं। टीजीटी और पीजीटी के समान अध्ययन में जो ईवीएस से प्रश्न पूछे गए थे बीपीएससी टीआरई 1 में, 2 में और 3 में, वो सभी प्रश्न इसमें शामिल हैं। दोस्तों, इसके पहले हम लोग हिस्ट्री और ज्योग्राफी के प्रश्नों को कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पर जाके देख सकते हैं। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं और पीडीएफ का मूल्य है मात्र 21 रुपये। हिस्ट्री और ज्योग्राफी का भी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और ये सभी वर्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप लोग पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 6 to 8 की, चाहे टीजीटी और पीजीटी की, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग क्लास को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा पूछा है, यानी कितना प्रतिशत है वायु में ऑक्सीजन। यह प्रश्न बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया था, जो पेपर कैंसिल हो गया था, उसमें यह प्रश्न आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी को पता होगा, ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 21% है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या आप लोग स्किप मत करिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके कई सारे प्रश्न क्लियर होंगे, ठीक है। तो इसको देखते हैं। सांस लेते समय हम जो हवा अंदर लेते हैं वह वास्तव में कई गैसों का मिश्रण है। हवा क्या है? ये कई गैसों का मिश्रण होता है। वायुमंडल में मुख्य रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। वायुमंडल में मुख्य रूप से कौन से गैस है? तो नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाते हैं। इसके अलावा अल्प मात्रा में अन्य गैसें जैसे नियोन हो गया, हीलियम, क्रिप्टन, हाइड्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, जेनॉन आदि गैसें भी इसमें मौजूद होती है। यानी जो हवा होता है ये क्या होता है? कई गैसों का मिश्रण होता है। मुख्य रूप से कौन सी गैसें होती हैं इसमें? तो नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आर्गन हो गया। और कुछ गैसें जो होती हैं जो कम मात्रा में यानी अल्प मात्रा में पाई जाती हैं, जैसे नियोन, हीलियम, क्रिप्टन, हाइड्रोजन, ये सब कम मात्रा में पाई जाती हैं, ठीक है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जो नाइट्रोजन होता है ये लगभग 78% और ऑक्सीजन जो होता है लगभग 21%। दो गैसें हैं जो वायुमंडल का बड़ा हिस्सा बनाती हैं। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, उसके बाद फिर ऑक्सीजन। ये जो दो गैसें हैं ये वायुमंडल का बड़ा हिस्सा बनाती हैं, ठीक है। इन गैसों के अलावा हवा में छोटे छोटे धूल के कण भी मौजूद होते हैं। हवा में मौजूद इन धूल कणों को आमतौर पर एरोसोल कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। एरोसोल किसे कहा जाता है? तो हवा में जो छोटे छोटे धूल के कण मौजूद होते हैं गैसों के अलावा, उन्हें हम क्या कहा जाता है? उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें एरोसोल कहा जाता है, ठीक है। जो धूल के कण होते हैं हवा में उन्हें क्या कहा जाता है? एरोसोल कहा जाता है, ठीक। वायुमंडल में विभिन्न गैसों की मात्रा का क्रम इस प्रकार है। ये क्रम जरूर ध्यान रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे ज्यादा कौन सी गैस? तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 78.08%, लगभग 78%। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन एग्जैक्ट अगर पूछा जाए कितना है तो 20.95, लगभग 21%, ठीक है। इसी को लगभग 21% मान लिया जाता है। आर्गन की बात करें तो 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.036%। और अन्य गैसें नियान, क्रिप्टन, हाइड्रोजन आदि ये कैसी मात्रा में? अल्प मात्रा में पाई जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्रम जरूर ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्रम भी पूछ लेता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्रम दिया है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कारण निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम पूछा है? वायुमंडल की परतों का सही क्रम पूछा है इसमें। तो सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? तो सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहा जाता है। कौन सा मंडल कहा जाता है? क्षोभ मंडल सबसे निचली परत होती है। और उसके ऊपर को परत को क्या कहा जाता है? समताप मंडल। उसके ऊपर समताप मंडल,
फिर कौन सा मंडल होता है, मध्य मंडल होता है। ठीक है, तो इसमें कौन से ऑप्शन में है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल है, उसके मध्य मंडल, यही सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर ताप मंडल, फिर बहिर्मंडल। इसको डिटेल में देखते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसमें, तो इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ से कई सारे प्रश्न आपके क्लियर होंगे। ठीक है, वायुमंडल की परतों का सही क्रम, नीचे से ऊपर ध्यान रखिएगा। सबसे निचली परत कौन सी है, तो क्षोभ मंडल, जिसे क्या कहा जाता है, ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में इसको ध्यान रखिएगा, ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल इसे कहा जाता है। उसके बाद आपका क्या है, समताप मंडल। ठीक है, उसके बाद कौन सा मंडल है, समताप मंडल। उसके बाद कौन सा मंडल है आपका, मध्य मंडल यानी मेसोस्फीयर कहा जाता है इसे। ठीक है, कौन सा मंडल है, मध्य मंडल है। उसके बाद ताप मंडल है, जिसे आयनोस्फीयर भी कहा जाता है इसे। ठीक है, उसके बाद बहिर्मंडल है। ये मंडल ध्यान रखिएगा, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और क्या है, बाह्य मंडल। ठीक है, यानी बहिर्मंडल। ये क्रम भी ध्यान रखिएगा, ये क्रम पूछा जाता है। ठीक है, पूछा भी गया है। देखते हैं एक एक को हम लोग डिटेल से देखते हैं, क्योंकि यहां से भी कई सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, पहला आपका क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर। ठीक है, ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ये क्या है, वायुमंडल की सबसे नीची वाली परत है। ठीक है, क्षोभ मंडल जो होती है ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है। पृथ्वी का क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह से औसतन लगभग 13 किलोमीटर ऊंचाई, कहीं कहीं आपको 12 किलोमीटर भी देखने को मिलेगा। पृथ्वी का जो क्षोभ मंडल है पृथ्वी की सतह से औसतन कितना है, औसतन लगभग 13 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है, जिसकी ऊंचाई पृथ्वी के ध्रुवों पर कम, ध्रुव पर क्या होता है, कम होता है। कितना होता है, लगभग 8 किलोमीटर होता है। ध्रुव पर कितना होता है, 8 किलोमीटर। और भूमध्य रेखा पर ज्यादा होता है। तो भूमध्य रेखा पर कितना होता है ये, तो 18 किलोमीटर होता है। ठीक, अगर औसत पूछा जाए तो 13 किलोमीटर। अगर पूछा जाए ध्रुव पर कितना, तो 8 किलोमीटर। और भूमध्य रेखा पर ज्यादा होता है, कितना, लगभग 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह फैला होता है। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण एवं जानवरों को सांस लेने के लिए आवश्यक वायु इसी परत में उपलब्ध है। जो वायु होती है इसी परत में उपलब्ध होती है। साथ ही इसमें लगभग 99% जलवाष्प और एरोसोल, अभी मैंने बताया एरोसोल किसे कहा जाता है, कि जो वायुमंडल में जो धूल के कण होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें एरोसोल कहा जाता है। तो लगभग 99% जो है इसमें आपका जलवाष्प होता है और क्या होता है, एरोसोल होता है। ठीक है, सभी मौसम की घटनाएं यानी जैसे वर्षा हो गया, आंधी हो गया, तूफान हो गया, बादल हो गया, ये सब यहीं पे होती है। ये इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए कि वर्षा, आंधी, बादल, ये सब घटनाएं जो है कहाँ पे होती हैं, तो क्षोभ मंडल में होती हैं। यानी मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं ये किस में होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं। ये पॉइंट आपको याद रखने लायक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं, क्षोभ मंडल में तापमान भी ऊंचाई के साथ घटता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। क्षोभ मंडल में जो होता है, क्या होता है, तापमान भी ऊंचाई के साथ घटता है। यानी जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे तापमान क्या हो जाएगा, कम होता जाता है। इसकी ऊपरी परत जिसमें यह परिघटना होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे ट्रोपोपॉज कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, उसे क्या कहा जाता है, ट्रोपोपॉज कहा जाता है, जिसमें यह घटना होती है। यानी जब ऊंचाई बढ़ती है तो तापमान क्या होता है, घटता है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे ट्रोपोपॉज कहा जाता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तापमान घटता है। अभी मैंने बताया जैसे जैसे ऊंचाई पे हम जाते हैं तापमान क्या हो जाता है, घटता है। तापमान प्रति 165 किलोमीटर, जैसे अगर हम मान लीजिए 165 किलोमीटर ऊपर जाते हैं क्षोभमंडल में, तो 1 डिग्री सेल्सियस की तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की दर से क्या हो जाता है, घटता है। ठीक है, यह परत मानव जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ये इंपॉर्टेंट है, जो क्षोभ मंडल है ये मानव जीवन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसमें जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं सब इसी में होती हैं। ठीक है, और इसमें जलवाष्प होता है, ये सारी चीज़ें इसी में पाई जाती हैं। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, उसे क्षोभ सीमा कहा जाता है। क्षोभ मंडल और समताप मंडल यानी ये जो क्षोभ मंडल है और समताप मंडल, ये रेखा को क्या कहा जाता है, इसे हम क्या इसे कहते हैं, क्षोभ सीमा कहते हैं। ठीक है, दूसरा आपका समताप मंडल। समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्षोभ मंडल की ऊपरी परत, जैसे पहला परत कौन सा, क्षोभ मंडल, उसके बाद कौन सा है, समताप मंडल है। और इसकी ऊंचाई लगभग 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक। ठीक है, 12 से 50 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। ठीक, 12 से 50 किलोमीटर।
यहाँ हवाएं शांत होती है। ये क्या है, ये यहाँ पे क्या होता है, हवा बहुत शांत होती है, इसलिए इसे शांत मंडल भी कहा जाता है। और मौसम की घटनाएं यहाँ पर नहीं होती हैं, इसलिए हवाई जहाज वगैरह इसी में उड़ते हैं। पूछा गया प्रश्न है हवाई जहाज किस मंडल में उड़ता है, तो ध्यान रखिएगा समताप मंडल में उड़ता है। क्यों उड़ता है, क्योंकि यहाँ पे मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं और एक ऐसा मंडल है, शांत मंडल है। ठीक है। इस परत में ओजोन परत, इस परत में ओजोन परत यानी ओजोन लेयर होती है जो जो सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में। ओजोन परत जो है किस मंडल में पाया जाता है, समताप मंडल में। और ओजोन परत का काम क्या होता है, तो ये जो सूर्य से अल्ट्रा वायलेट यानी जो पराबैंगनी किरणें निकलती हैं उसको सोखने का काम यह करती है ओजोन परत। और किस मंडल में, समताप मंडल में। ध्यान रखिए किस मंडल में, समताप मंडल में। और ऊंचाई के साथ साथ तापमान क्या होता है, इसमें धीरे धीरे बढ़ता है। अभी हम पिछले में पढ़ा था हमने क्षोभमंडल में ऊंचाई के साथ क्या होता था, तापमान घटता था, लेकिन इसमें क्या होता है, ऊंचाई के साथ तापमान क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, तो इसमें पॉइंट याद रखिएगा। हवाई जहाज किसमें, समताप मंडल में। कैसा मंडल है, शांत मंडल है। और ओजोन परत इसी में पाया जाता है। और ऊंचाई के साथ साथ इसमें तापमान क्या होता है, बढ़ता है। इतना इसमें ध्यान रखने वाली चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्यमंडल अगला है, तीसरा है मध्यमंडल। यह परत समताप मंडल के ऊपर स्थित होता है। सबसे नीचे क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर आपका मध्यमंडल। इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर से 80 होती है। देखिए पहले पहले मैंने बताया कितना होता है, तो लगभग कितना किलोमीटर, 13 किलोमीटर। उसके बाद आपका 13 से 50 किलोमीटर, उसके बाद 50 से 80 किलोमीटर। यह परत बहुत ठंडी होती है। देखिए जो मध्यमंडल है ये क्या होता है, बहुत ठंडा मंडल होता है, इसलिए इसे ठंडा मंडल भी कहा जाता है। बहुत ठंडी होती है और तापमान लगभग -90 डिग्री तक गिर जाता है इसमें। ठीक है, तो इसलिए इसे ठंडा मंडल कहा जाता है। अधिकांश उल्काएं इसी परत में जलकर नष्ट हो जाती हैं। जो उल्का पिंड आते हैं इसी परत में आके क्या हो जाते हैं, क्योंकि ये ठंडा मंडल है, इसी परत में आके क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, समताप मंडल से मध्य मंडल को अलग करने वाली संक्रमण सीमा को क्या कहा जाता है, स्ट्रेटोपॉज कहा जाता है। ठीक है, समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में जो सीमा रेखा है उसे क्या कहा जाता है, उसे स्ट्रेटोपॉज कहा जाता है। ठीक, इसमें ध्यान रखिएगा ये शांत मंडल है और ये कैसा मंडल है, ये कैसा मंडल है, ठंडा मंडल है। ठीक है, और उल्का पिंड इसी में आके क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। शांत मंडल कौन सा है, तो शांत मंडल समताप मंडल को कहा जाता है। ठीक है, समताप मंडल शांत मंडल है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आयनोस्फीयर यानी तापमंडल। ये कौन सा है, चौथा है आपका आयनोस्फीयर। यह परत लगभग 80 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक फैली होती है। किससे, 80 से 500। इसमें आयनित गैसें होती हैं जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती हैं, इसलिए रेडियो संचार में सहायक होती हैं। जो आयनोस्फीयर होता है ये किसके इसमें, तो रेडियो संचार में ये सहायक होती हैं। रेडियो तरंगों को परिवर्तित क्या करती हैं, परावर्तित करती हैं। जैसे आपका रेडियो हो गया, टीवी हो गया, वायरलेस हो गया, इसी परत की सहायता से संभव हो पाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तापमान बहुत अधिक होता है, इसमें क्या होता है, तापमान बहुत अधिक होता है, सैकड़ों से हजारों डिग्री सेल्सियस में होता है। अंतरिक्षयान, जो हमारा अंतरिक्षयान कोई जाता है, और अंतरिक्ष जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है यानी ISS जो है इसी परत में घूमते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष स्टेशन है वो इसी परत में है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और यह परत सौर किरणों की ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषित करता है। इतना इसमें ध्यान रखिएगा, जो रेडियो तरंगे होती हैं ये क्या करता है, उसे परावर्तित करता है। जैसे आपका टीवी हो गया, रेडियो हो गया, वायरलेस हो गया, ये जो वायरलेस संचार है इसी सब में इसी परत की सहायता से संभव है। अगला है वायुमंडल। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, सबसे ऊपरी परत है, और इसकी ऊंचाई लगभग 500 किलोमीटर से लेकर हजारों किलोमीटर तक है। इसमें हवा के अणु विरल होते हैं और गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, बहुत कम होता है, और अंतरिक्ष की सीमा से ये मिलती है। मुख्य गैस इसमें हाइड्रोजन और हीलियम होता है। ध्यान रखिएगा, तापमान बहुत अधिक लेकिन महसूस नहीं होता, क्योंकि कण बहुत इसमें क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, यानी विरल होते हैं, इसलिए जो है इसमें तापमान क्या होता है, महसूस नहीं होता है। और उपग्रह अक्सर इसी परत में घूमते हैं। ध्यान रखिए, उपग्रह वगैरह जो होता है इसी परत में घूमते हैं। इसको हम लोग रिविजन कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पहला
क्षोभ मंडल, इसमें मौसम संबंधी जितनी घटनाएं होती हैं इसी मंडल में होती है। दूसरा आपका समताप मंडल, ये शांत मंडल है, ठीक है, इसमें आपका हवाई जहाज वगैरह उड़ता है। तीसरा आपका मध्य मंडल है, इसे क्या कहा जाता है, इसे ठंडा मंडल कहा जाता है। चौथा आपका है आयनोस्फीयर, रेडियो तरंगे जो होती हैं इसी में होती हैं। पांचवा आपका वायुमंडल है, उपग्रह वगैरह जो होता है ये वायुमंडल में होते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसमें मेन पॉइंट है। और प्रश्न में देखते हैं, इसमें पूछा गया है वायुमंडल कि किस परत में हवाई जहाज उड़ता है। अभी मैंने बताया शांत मंडल में यानी समताप मंडल में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। और इसी में कौन सी परत पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और क्लास कैसी लगी ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है, और शेयर भी इसको जरूर करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है। अभी मैंने बताया ठंडा मंडल किसे कहा जाता है, तो मध्य मंडल को कहा जाता है। और इसमें जो है इसका तापमान क्या होता है, बहुत कम होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए। देखिए सब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। ओजोन, ओजोन के बारे में पूछ रहा है, इसमें कुछ तथ्य हैं। ओजोन पहला, इसमें यह उच्च तरंगदैर्ध्य की विकिरणों को अवशोषित करता है, कह रहा है यह उच्च तरंगदैर्ध्य की विकिरणों को अवशोषित करता है। दूसरा है यह वायुमंडल की अत्यधिक अस्थायी गैस है, यह मध्यमंडल में पाई जाती है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई। इसको हम लोग समझते हैं, ये आपका टीआरई 3 में पूछा गया था, बहुत ही कंफ्यूजन वाला प्रश्न था ये लोगों के लिए। तो इसको हम डिटेल्स देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके कई सारे प्रश्न क्लियर होंगे। ओजोन परत यह लघु तरंगदैर्ध्य वाली परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करती है, जिनकी ऊर्जा क्या हो जाती है, अधिक होती है। देखिए प्रश्न में दिया है उच्च तरंगदैर्ध्य, नहीं, ये किसको करती है, परावैंगनिक किरण को करती है। और वो परावैंगनिक किरण कैसी तरंगदैर्ध्य वाली है, तो लघु तरंगदैर्ध्य वाली विकिरण है, ठीक है, इसलिए आपका गलत हो जाएगा ये, ठीक है। दूसरा है ओजोन एक अस्थायी और प्रतिक्रियाशील वाली गैस है। ओजोन कैसी गैस है, अस्थायी गैस नहीं है, अस्थायी गैस है, यानी बदलती रहती है, ये अस्थायी नहीं है। अस्थायी तो जैसे आपका नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब आपका अस्थायी गैस है। ओजोन नहीं है, ये घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। तो ये अस्थायी और प्रतिक्रियाशील गैस है। ओजोन की सांद्रता और उपस्थित मौसम और अन्य रासायनिक अभिक्रियाओं पर यह क्या करती है, निर्भर करती है। आपने देखा होगा कि ओजोन घटता भी रहता है, बढ़ता भी रहता है। ओजोन पृथ्वी के वायुमंडल की समताप मंडल में मुख्य रूप से पाया जाता है। ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है, मैंने अभी बताया था। ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा प्रोटोकॉल, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। और कब हुआ था, 16 सितंबर 1987 में यह हुआ था, ठीक है। और 1989 में यह लागू हुआ था। और इसीलिए 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, ठीक है। ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये कैसे किसको रोकती है, तो परावैंगनिक किरणों को रोकती है। कैसी तरंग है वो, तो लघु तरंगदैर्ध्य की किरणें हैं, ठीक है, और अस्थायी गैस है ओजोन। अगला है वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करता है। वायुमंडल जो होता है ये अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करता है किससे, देखिए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। देखिए ये भी बहुत कंफ्यूजन वाला प्रश्न था, बहुत लोग सूर लगाए थे, लेकिन दीर्घ पार्थिव क्या होगा, विकिरण। यहाँ वायुमंडल की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। वायुमंडल में अधिकतम ऊर्जा जो है किससे प्राप्त होती है, तो दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से ये प्राप्त होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही कंफ्यूजन वाला प्रश्न था, टीआरई 3 में पूछा गया था। इसको डिटेल में समझते हैं, समझने वाली बात है ये। वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से प्राप्त करती है। अभी हम समझेंगे इसको। पृथ्वी को जो सूर्य ताप प्राप्त होता है वह लघु तरंगों के रूप में प्राप्त होता है, यानी जो सूर्य से किरण आती है पृथ्वी पर वो किस रूप में, तो लघु तरंगों के रूप में आती है। परंतु यह तरंगे वायुमंडल को गर्म नहीं करती हैं। जो लघु तरंगे होती हैं ये क्या करती हैं, वायुमंडल को गर्म नहीं करती हैं। जब यह तरंगे पृथ्वी से टकराकर दीर्घ पार्थिव विकिरण के रूप में वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तब उसे गर्म करती हैं। देखिए सूर्य है, यहाँ से किरण आया पृथ्वी पर, किस रूप में, तो लघु तरंग के रूप में आया, लेकिन ये गर्म नहीं करती हैं। ये जब पृथ्वी से टकराकर वापस जाती हैं, कुछ तरंगे वापस जाती हैं, किस रूप में जाती हैं तब, तो ये दीर्घ विकिरण के रूप में जाती हैं। जब दीर्घ विकिरण के रूप में जाती हैं तो ये वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो ये उससे जो है वायुमंडल गर्म होता है, तो ये ध्यान रखिएगा।
वायुमंडल में जो गैसें मैंने बताया, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हो जाता है, मीथेन हो गया, जलवाष्प जैसे जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, ये क्या करती हैं, दीर्घ तरंग विकिरण को क्या करती हैं, अवशोषित कर लेती हैं, जिससे वायुमंडल प्रभावी रूप से क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, देखते हैं, ये जो सूर्य मान लीजिए सूर्य किरण, सूर्य है, ये यहाँ से किरणें आ रही है, किस में आ रही है, तो ये लघु तरंग के रूप में आ रही है, लेकिन ये पृथ्वी को गर्म नहीं करती हैं। लेकिन यहाँ पे अगर पृथ्वी से ये पार्थिव, पार्थिव मतलब पृथ्वी, यानी दीर्घ पार्थिव विकिरण जो पृथ्वी से टकरा के वापस जाती है, यहाँ से टकरा के ये वापस चली गई। ठीक है, किस रूप में गई, तो दीर्घ विकिरण के रूप में गई, दीर्घ विकिरण। और वायुमंडल में क्या होते हैं, बहुत सारी गैसें होती हैं, जैसे ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह, ये सब हो गई। तो ये सब गैसें क्या होती हैं, सूर्य के साथ मिलकर ये वायुमंडल को गर्म करती हैं। तो ध्यान रखिएगा, वायुमंडल कैसे गर्म होता है, तो ध्यान रखिएगा, दीर्घ पार्थिव विकिरण से वायुमंडल जो है गर्म होता है। ठीक, नेक्स्ट है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का वृहद एवं उच्च स्रोत है। करा वायुमंडल में ऑक्सीजन का सबसे बड़ा और उच्च स्रोत कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा, जंगल के पौधों के प्रकाश संश्लेषण से। ठीक है, सॉरी जंगल नहीं, समुद्र होगा, समुद्र सबसे बड़ा है, ऑप्शन बी, समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण से सबसे ज्यादा जो है ऑक्सीजन मिलता है वायुमंडल को। ये भी आपका टीआरई 3 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए समझते हैं इसको, वायुमंडल में ऑक्सीजन का वृहद एवं उच्च स्रोत समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त होता है। किससे, समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण से। समुद्र में पाए जाने वाले पौधे विशेषकर जैसे आपका प्लवक हो गया, समुद्री शैवाल हो गया आदि, विश्व की अधिकांश ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। ध्यान रखिएगा, समुद्र में प्लवक होते हैं, समुद्री शैवाल होते हैं, इनसे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्राप्त होता है। ये सूक्ष्म जीव समुद्र में फैले होते हैं और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। वैज्ञानिक अनुमानों के अनुसार पृथ्वी के वातावरण में मौजूद लगभग 50 से 80% जो ऑक्सीजन है, ये कहां से मिलता है, समुद्री पौधों से ही आता है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट है, उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड किसमें पाए जाते हैं। करा उल्टा भी और सीधा भी जो पिरामिड बनता है, पारिस्थितिकी पिरामिड, वो किसमें पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसमें संख्या का पिरामिड और जीव भार का पिरामिड, संख्या का भी होगा, जीव भार का भी होगा, दोनों होगा, संख्या और जीव भार। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। उल्टा सीधा किसमें, तो उल्टे और सीधा दोनों प्रकार का पिरामिड संख्या में और जीव भार में। और ऊर्जा का पिरामिड ध्यान रखिएगा हमेशा सीधा बनता है, ऊर्जा का पिरामिड सीधा बनता है। ये भी आपका टीआरई 3 का प्रश्न है, टीआरई 3 में बहुत अच्छे अच्छे ईवीएस के प्रश्न पूछे गए थे। देखते हैं इसको, समझते हैं इसको, डिटेल में समझते हैं, यहाँ से आपके कई सारे प्रश्न क्लियर होंगे, तो आराम से समझिएगा। ठीक है, ये ईवीएस के प्रश्नों को हम लोग 3-4 क्लास में करेंगे। ठीक, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक, बढ़ते हैं, संख्या के पिरामिड और जीव भार, जो संख्या का पिरामिड होता है और जो जीव भार का पिरामिड होता है, यानी जो बायोमास का पिरामिड होता है, ये उल्टा भी बनता है और सीधा भी बनता है। अभी इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये दोनों प्रकार के बनता है, जबकि जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो हमेशा क्या होता है, सीधा बनता है। संख्या का पिरामिड ध्यान रखते पहले, यह पिरामिड पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न स्तरों, यानी जो आपका प्रारंभिक निर्माता होता है, ठीक है, उत्पादक जो होता है, उपभोक्ता और अपघटक की संख्या को दर्शाता है। जो संख्या के पिरामिड किसको दर्शाता है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक की संख्या को यह दर्शाता है। सीधा पिरामिड कब बनेगा, सीधा तब बनेगा जब उत्पादन करता, यानी उत्पादन जैसे आपका जो पौधे होते हैं इनकी संख्या बहुत अधिक हो और उपभोक्ता की संख्या उससे कम, और उसके ऊपर अपघटक की संख्या उससे कम। तो कौन सा पिरामिड बनेगा आपका, सीधा पिरामिड बनेगा। उल्टा पिरामिड कब बनेगा, यदि उपभोक्ता यानी जैसे मांसाहारी जानवर की संख्या अधिक हो और उत्पादनकर्ता की संख्या कम हो, तो कैसा पिरामिड बनेगा, तो उल्टा पिरामिड बनेगा। यहाँ पे हम इसको देखते हैं संख्या के पिरामिड को। जैसे संख्या के पिरामिड मान लीजिए यहाँ पर आपका जैसे वृक्ष का उल्टा पिरामिड बनता है। वृक्ष का पिरामिड कैसे बनेगा आपका, ये मान लीजिए, देखिए मैंने बताया यहाँ पे एक पेड़ है, उपभोक्ता देखिए यहाँ पे इतना ज्यादा है और अपघटक क्या है, इतना ज्यादा है। तो कैसा पिरामिड बना, उल्टा पिरामिड बना। और सीधा पिरामिड जैसे आपका तालाब का जो पिरामिड है, ये कैसे बनता है, संख्या के पिरामिड तालाब का, तो ये क्या बनता है, सीधा बनता है। जैसे यहाँ पे उत्पादक बहुत सारे उत्पादक हैं, ये संख्या को दर्शाता है, यानी जब उत्पादक ज्यादा होगा
तो और उपभोक्ता कम होगा तो उपभोक्ता कम होगा और उत्पादक ज़्यादा हो तो सीधा पिरामिड बनेगा। और अगर जो है उत्पादक जो है कम होगा और उपभोक्ता ज़्यादा होगा तो कैसा पिरामिड बनेगा, तो उल्टा पिरामिड बनेगा। ठीक है, वृक्ष का पिरामिड हो गया और तालाब का पिरामिड यहाँ पे सीधा बनता है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे उत्पादक हैं, ठीक है, और प्राथमिक उपभोक्ता फिर उससे कम है, फिर द्वितीय उपभोक्ता उससे कम है, फिर जो है सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता जो है वो क्या है, तृतीय उपभोक्ता उससे भी कम है। तो कैसा पिरामिड बना, तो ये सीधा पिरामिड बना और ये कैसा पिरामिड, उल्टा। तो संख्या का पिरामिड सीधा भी बन सकता है, उल्टा भी बन सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे संख्या का पिरामिड वृक्ष का दिया है और घास के मैदान का भी। देखिए यहाँ पे बहुत सारे घास हैं, फिर उपभोक्ता उससे कम है, फिर द्वितीय उपभोक्ता उससे कम है, तृतीय उपभोक्ता और सबसे उपभोक्ता उससे कम है। तो ये अगर कम होता जाएगा, देखिए यहाँ नीचे ज़्यादा है, यहाँ से कम होता गया तो कैसा पिरामिड बना, सीधा। अगर जो है कम है फिर यहाँ से ज़्यादा हो गया तो उल्टा पिरामिड बनेगा। ठीक है, जीव भार का पिरामिड देखते हैं। यह पिरामिड प्रत्येक स्तर पर उपस्थित जीवों के कुल जैविक वजन यानी बायोमास जिसे कहा जाता है उसको दर्शाता है। किसको दर्शाता है, बायोमास को दर्शाता है। सीधा पिरामिड कब बनता है, ज्यादातर पारिस्थितिक तंत्रों जैसे जल में या घास के मैदानों में जहां उत्पादनकर्ताओं का जैविक भार उपभोक्ता से क्या होता है, अधिक होता है। जब उत्पादनकर्ता का जैविक भार उपभोक्ता से क्या होगा, अधिक होगा, तो कैसे पिरामिड, सीधा। उल्टा पिरामिड की बात करते हैं तो कुछ पारिस्थितिक तंत्रों जैसे समुद्र हो गया, इनके कुछ हिस्सों में उपभोक्ताओं का जैविक भार क्या हो जाता है, उत्पादनकर्ताओं से अधिक होता है। यहाँ पर छोटे पौधे होते हैं लेकिन बड़ी संख्या में छोटे जीव होते हैं और उनका उपभोग करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका दिया है जीव भार का। देखिए यहाँ पे सीधा पिरामिड बना है, ठीक है, ये उल्टा पिरामिड बना है, ये सीधा पिरामिड बना है। तालाब का जीव संघ को देखिए यहाँ पे उल्टा पिरामिड बना है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें भी सीधा भी बन सकता है, उल्टा भी बन सकता है। ऊर्जा का पिरामिड बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों आप लोग ध्यान रखिएगा। जो मैंने शुरू में बताया, जीव भार का पिरामिड और किसका, संख्या का पिरामिड, ये दोनों उल्टा भी बन सकता है, सीधा भी बन सकता है। लेकिन जो ऊर्जा का पिरामिड होता है ये सदैव सीधा बनता है। इससे भी आपके प्रश्न बने हैं, इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, इसमें आधार पर सर्वाधिक ऊर्जा होती है तथा सबसे कम ऊर्जा शीर्ष पर होती है। यहाँ पे देखिए उपभोक्ता के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, ठीक है, उपभोक्ता के पास सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद सॉरी उत्पादक के पास, जैसे उत्पादक के पास जैसे पौधों के पास ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद उपभोक्ता पास उससे कम जाता है, फिर उससे कम जाता है, फिर उससे कम जाता है और लास्ट में और कम हो जाता है। तो ये आपका ऊर्जा का पिरामिड होता है। ठीक है, तो ये कैसा बनता है, सदैव सीधा बनता है। इसके बारे में अभी और भी हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं। निम्न में कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, करा निम्न में कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत इसमें पूछ रहा है कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी 2024 का प्रश्न है, टीआरई 3 में पूछा गया था, जो दोबारा प्रश्न पेपर हुआ था। नवीकरणीय ऊर्जा देखते हैं। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा जैसे आपका सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, महासागरीय इत्यादि, ये सब कैसी ऊर्जा है, तो नवीकरणीय ऊर्जा है। देखिए इस चार्ट को जरूर ध्यान रखिएगा। ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण है, ये उत्पादन के आधार पर बांटा गया है और ये संभावनाओं के आधार पर बांटा गया है। उत्पादन के आधार पर दो प्रकार होता है, उत्पादन के आधार पर दो प्रकार में बांटा गया है। एक आपका परंपरागत है और एक आपका गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। परंपरा मतलब जो बहुत पहले से चले आ रहे हैं, जैसे आपका जलीय विद्युत हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये सब जो है पहले से आ चुके हैं। गैर परंपरागत यानी जो नया आया है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, आणविक ऊर्जा। संभावना के आधार पर अनवीकरणीय, नवीकरणीय। अनवीकरणीय यानी जो एक बार खत्म हो गया, दोबारा नहीं। जैसे आपका कोयला खत्म हो सकता है, प्राकृतिक गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, परमाणु ऊर्जा हो गया। नवीकरणीय की बात करते हैं तो हाइड्रो यानी जलीय विद्युत हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सब कैसी ऊर्जा है, तो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट है बायोगैस का प्रमुख घटक है। बायोगैस का प्रमुख घटक इसमें कौन सा है, तो मेथेन है। आप सभी को पता होगा मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है बायोगैस में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बायोगैस का मुख्य घटक मेथेन है।
बायोगैस में लगभग 50 से 75% मीथेन होता है। इसके अलावा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है 25 से 50%, और अन्य गैस जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड भी इसमें शामिल होता है। बायोगैस का उत्पादन कार्बनिक पदार्थों जैसे आपका पशु गोबर हो गया, कृषि अपशिष्ट हो गया, मानव मल और अवायवीय पाचन से होता है बायोगैस का निर्माण। तो इसमें कौन सा मुख्य घटक है? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, बायोगैस में। नेक्स्ट है, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? गैर परंपरागत इसमें पूछ रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। ऑप्शन डी गैर परंपरागत अभी मैंने बताया। देखिए यहाँ पे आप गैर परंपरागत कौन से? आपका सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, बायोगैस। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, यानी प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, जिन्हें नवीकरणीय ऊर्जा भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत आपका बायोमास आता है, भूतापीय ऊर्जा होता है, सौर ऊर्जा होता है, पवन इत्यादि ये सब होता है, ठीक है। ये चार्ट जरूर ध्यान रखिएगा, चार्ट से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसमें अब आपके परंपरागत में दो प्रकार का आपका गैर व्यापारिक और व्यापारिक स्रोत होता है, ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण है? अभी देखिए जीवाश्म ईंधन करा, जीवाश्म ईंधन जो है किस प्रकार के ऊर्जा का उदाहरण है? तो ये गैर नवीकरणीय है। कैसा है? गैर नवी, जीवाश्म खत्म हो सकता है ना, तो इसलिए क्या है आपका? गैर नवीकरणीय। जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय प्रकार के संसाधनों के उदाहरण है। जो संसाधन निरंतर उपयोग के बाद क्या हो जाते हैं? समाप्त हो सकता है, उसे क्या कहा जाता है? गैर नवीकरणीय कहा जाता है। जैसा आपका कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब जो है ये स्थायी रूप में जो है नहीं होता, ये सीमित मात्रा में पाए जाते हैं, यानी बाद में खत्म हो सकते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? गैर नवीकरणीय कहा जाता है। और जो खत्म नहीं होते, जैसे आपका सौर ऊर्जा हो गया, पवन हो गया, ये सब कैसे? नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये चार्ट जो है आप ध्यान रखिएगा, इससे भी आपके 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। पिछली बार 2 प्रश्न इसी टॉपिक से पूछा गया था, ठीक है। पहला अगला है, सॉरी, एक खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक होता है? अभी मैंने बताया था, एक खाद्य श्रृंखला में पोषक स्तर का ऊर्जा, कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा सबसे अधिक होता है? मैंने बताया था ऊर्जा सबसे ज्यादा किसमें? उत्पादक में, यानी पेड़ पौधों में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसमें? उत्पादक में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह सूर्य से होकर उत्पादकों तक आता है। उत्पादक जैसे हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। पौधे, जो हरे पौधे होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सूर्य की ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करते हैं? रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इसके बाद ऊर्जा क्रमशः प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर उच्चतम उपभोक्ता तक पहुंचती है। प्रत्येक पोषक, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान से देखिएगा। प्रत्येक पोषक स्तर पर केवल 10% ऊर्जा अगले स्तर पर जाती है। शेष 90% ऊर्जा श्वसन, गर्मी व अन्य जैव क्रियाओं में नष्ट हो जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पोषक स्तर पर केवल 10% ऊर्जा, इसे 10% का नियम भी कहा जाता है इसी को, ठीक है। 10% ऊर्जा अगले स्तर तक जाती है और शेष 90% ऊर्जा क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। उत्पादक के पास श्रृंखला में सबसे अधिक ऊर्जा होती है। देखिए उत्पादक, आप मान लीजिए उत्पादक में क्या आएगा? पेड़ पौधे हैं, सूर्य है, सूर्य से एनर्जी आया आपका, मान लीजिए यहाँ पे 10,000 जूल आया, 10,000 जूल आया सूर्य से उत्पादक में, ठीक है। अब मैंने बताया कि केवल 10% ऊर्जा अगले स्तर में ट्रांसफर होती है। अगले स्तर में जो है 10%, यानी प्राथमिक उपभोक्ता के पास कितना जाएगा? 10% जाएगा। 10,000 जूल का 10% कितना हो गया? 1,000 जूल हो गया, ठीक है। उसके बाद अगले स्तर में कितना जाएगा? 10% जाएगा। 1,000 का कितना हो गया? 1,000 का 10% 100 हो गया। फिर अगले स्तर में कितना? तो 10% जाएगा, कितना हो गया? 10 जूल। यानी प्राइमरी में सबसे ज़्यादा था, ठीक है, उत्पादक में सबसे ज़्यादा था, फिर प्राथमिक उपभोक्ता में उससे कम आया, उसका 10% आया, फिर सेकेंडरी में उसका 10% आया, और फिर टर्सरी यानी तृतीय उपभोक्ता में उससे कम आया, ठीक है। यानी 10% ऊर्जा जो है अगले स्तर में जाती है और शेष जो ऊर्जा होती है वो क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। इसी को 10% का नियम भी कहा जाता है। ये आपके एग्जाम में पूछा गया था, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर देखिएगा डेली, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।